हाय, मैं हूं सीए गौरव सभरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से, एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ACCA लाइव। भाई कुछ ही टाइम पहले मैंने अनाउंस किया था कि स्किल लेवल का F5 पेपर यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इसका बैच, लाइव बैच हम शुरू करने जा रहे हैं मंडे को। और कई सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हम एक बार देखना चाहते हैं आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का लेक्चर। तो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से एक लेक्चर मैं YouTube के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स का क्वालिटी कैसा है, और साथ ही साथ में आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको सूट करता है कि नहीं। तो अगर आप इस बैच के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे फ़ोन कर दें, या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप अवेल करना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, और वहाँ डायरेक्टली स्टोर सेक्शन में जाके इस कोर्स को परचेज कर लें। मगर फिलहाल पढ़ाई शुरू करें इससे पहले कुछ छोटी सी अनाउंसमेंट्स है जो मैं करना चाहता हूँ, वो देख लें फटाफट। आप ऑलरेडी एक चेंज तो नोटिस कर चुके होंगे हमारे ACCA लाइव के बैकग्राउंड के अंदर। ये एक प्रीव्यू है ऑफ थिंग्स टू कम। आगे आने वाले समय में ACCA से रिलेटेड और कई सारे लेक्चर्स मैं अपलोड करने वाला हूँ, जिसका क्वालिटी नेक्स्ट लेवल होगा। आप लोग मुझसे कुछ समय भी जुड़े हैं तो आपको पता है कि आपके गौरव सर क्वालिटी को लेकर कितने कॉन्शियस हैं, और लगातार मैं अपनी वीडियोस की क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए एफर्ट करता रहता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा अनफेयर लगता है कि मैं अपने रिकॉर्डेड या लाइव वीडियोस को ही आपको चिपका दूँ। इसलिए स्पेसिफिकली YouTube पे जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हाई क्वालिटी में आपके लिए लेक्चर्स बहुत ही जल्द आने वाले हैं। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट और, ACCA नॉलेज लेवल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़, एक एक्साइटिंग अपडेट आने वाला है, मगर उसके लिए एक डिटेल्ड अनाउंसमेंट शॉर्टली आपको देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि मंडे को यानी कि 15 फरवरी को आपकी ACCA की स्किल लेवल की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बैच शुरू हो रही है। तो फटाफट से पढ़ाई शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो के एंड में आपके कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें और अपने सवाल पूछें। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर के साथ, जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव होगा रिवीजन करना कुछ बेसिक्स का जो हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि जो F2 पेपर होता है वहाँ पर पढ़ रखा है। तो अगर आप ये वीडियो एग्जामिनेशन वगैरह लेने के बाद देख रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए क्रूशल है, क्योंकि इसके अंदर जो बेसिक्स आपने थोड़े बहुत मिस करे हैं, जिसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करने वाले हैं आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर, वो आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ में आपने CA कर रखा है या आपने BCom कर रखा है तो हो सकता है ये चैप्टर आपको काफ़ी एलिमेंट्री लगे और आपको लगे कि क्या यही लेवल है इस चैप्टर का। तो ये डिस्क्लेमर आपको पहले ही दे रहा हूँ कि अगर आप BCom कर चुके हैं या CA कर चुके हैं और फिर ये लेक्चर देख रहे हैं ना, तो बहुत एलिमेंट्री, बहुत बेसिक लगेगा कि सर ये तो पता है हमको, ऐसा आपको लगेगा। ठीक है ना। तो अगर आपको इस बेसिक टॉपिक्स के अंदर भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वगैरह क्या होता है, अगर आपको ये सब ऑलरेडी पता है, आप चाहें तो इस चैप्टर को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सर एग्जामिनेशन पैटर्न हमारा कैसा होता है। यहाँ पर आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पर आपको 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन A, B एंड C। सेक्शन C के अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिखने होते हैं, यानी कि टाइप करके अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होते हैं। सेक्शन B के अंदर आपको किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, और इसका मतलब है कि अगर वो एक टॉपिक ठीक से आपको नहीं आया तो जो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं वो सारे ही आप आंसर नहीं कर पाएंगे। ये एग्जामिनर्स ने बाकायदा ये बात बता रखी है कि कोई भी टॉपिक से वो ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। अब आखिरी बचता है हमारा सेक्शन A, जिसके अंदर छोटे मोटे सवाल आते हैं 2 मार्क के इंडिपेंडेंट। वहां पर चैप्टर 1 में से शायद हो सका तो कोई सवाल आ जाता है, और आ जाए तो बहुत ही लड्डू सवाल होते हैं, बड़े आराम से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। सो अगर ये रिवाइज भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ये एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, आ सकता है। चलिए जी, तो हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर हमारे पहले टॉपिक के साथ। पहली बड़ी सिंपल सी बात होती है जो हम कॉस्टिंग में पढ़ते समय देखते हैं कि सर हम कॉस्टिंग करते क्यों हैं, वाई डू वी डू कॉस्टिंग। तो सबसे बेसिक सा रीज़न होता है कि सर अगर आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट पता चल गई तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में इसके अंदर आपको मदद मिल सकती है। वैसे ही आपको खर्चे रिकॉर्ड करने, डेबिट क्रेडिट करना है तो उसके लिए भी आपको कॉस्ट का पता होना चाहिए। और वैसे ही प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड करने के लिए हमको कॉस्ट पता है तो प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर कितने में उसे बेचना है ये हम तय कर सकते हैं। और वैसे ही कोई डिसीजन लेने के लिए कि ये प्रोडक्ट हमें कंटिन्यू रखना है कि नहीं, या फिर कोई नया प्रोडक्ट हमको शुरू करना है क्या, इस तरह के डिसीजंस हम यहाँ पर लेते हैं। और यहाँ पर काम हमारा होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर। सो सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब ये है कि हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि आगे चल करके हमारा इतना खर्चा होना चाहिए, और फिर हम देखते हैं कि हमारे एक्चुअल खर्चे कितने आ रहे हैं, जिसे कंपेयर करके हम ये समझते हैं कि कहाँ पर डिफरेंसेस और कहाँ पर
वेरिएशंस आ गए और फिर इन वेरिएशंस को हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो यहाँ पर मेन पर्पसेस वही चीज़ें यहाँ पर बता रखी हैं। भाई हम कंट्रोलिंग करते हैं, क्या करते हैं जी, कंपेयर करते हैं एक्चुअल से स्टैंडर्ड को, हम प्लान करते हैं यानी कि हम बजट वगैरह बनाते हैं, हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट करते हैं यानी कि हम ये देखते हैं कि कॉस्ट सेंटर के मैनेजर्स का परफॉर्मेंस कैसा है, ये हमको इवैल्यूएट करना है, इसमें भी हमको मदद करता है। कॉस्ट सेंटर वैसे तो आप लोगों को पता होगा, बट बाय चांस नहीं पता है तो कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है कि ऐसी डिपार्टमेंट या ऐसा यूनिट किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का जहां पर सिर्फ खर्चे हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग का कोई डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ खर्चे हो रहे हैं, कहीं पे कैंटीन है वहां पर सिर्फ और सिर्फ खर्चे हो रहे हैं, कमाई की बात यहाँ पर नहीं होती है, इन्हें कॉस्ट सेंटर्स कहते हैं। तो कॉस्ट सेंटर के मैनेजर्स की परफॉर्मेंस अगर हमको चेक करनी है तो हम देखते हैं भी यहाँ पर कितना खर्चा होना चाहिए और फिर देखते हैं कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। अगर खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो परफॉर्मेंस खराब है और खर्चा कम हो रहा है तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस अच्छी है। और उसी बेसिस पे हम मैनेजर्स को इवैल्यूएट करते हैं, भी आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ये लो जी प्रमोशन, आपने खराब परफॉर्मेंस किया है, आपको इस बार इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। ठीक है, वैसे ही ऑब्वियसली सिर्फ मैनेजर्स नहीं देखना है, बिजनेस का भी परफॉर्मेंस हमको इवैल्यूएट करना है। अच्छा, अब यहाँ पर हम बड़ी सिंपल सी बात करते हैं, सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहाँ अप्लाई होता है? तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जी बड़ा पुराना सा तरीका है जो आप सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हो जब मास में प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में आप प्रोडक्शन कर रहे हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं जो होमोजीनियस है, एक जैसे हैं, सिमिलर हैं। साथ ही में अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विस के अंदर आपको परफॉर्म करने के लिए रिपीटेटिव असेंबली वर्क आपका होता है, एक जैसा काम होता है, राइट। आपने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 किया और स्टेप 5 के अंदर आपका आउटपुट निकल कर आ गया जो अब आप कस्टमर को सेल कर सकते हैं। तो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है मैकडॉनल्ड। तो मैकडॉनल्ड के अंदर उन्होंने कहा कि भाई हमारी मेन्यू के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट आइटम्स होने की बजाय हम क्या करेंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बनाएंगे, यानी कि हर टाइप ऑफ प्रोडक्ट को हम आइडेंटिकल बना देंगे और उसको बनाने का तरीका एक जैसा रहेगा और ह्यूमन इंटरवेंशन हम कम कर देंगे। ठीक है, देखो इतना सारा जुगाड़ हमको करना पड़ रहा है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, इतना सारा जुगाड़ करना पड़ रहा है। ठीक है, देखो तो यहां पर वो क्या कह रहे हैं जी, लार्ज स्केल अगर रिपीटेशन अगर होता है तो हमें एक एवरेज पता चल जाता है कि ऑन एन एवरेज प्रोडक्शन के समय रिसोर्सेज का इस्तेमाल कितना होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऐसी जगह पर काम नहीं करता है, लेस सूटेड होता है जहां पर नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं और जहां पर लेवल ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। तो इन्हीं चीजों को मैकडॉनल्ड ने क्या किया, ह्यूमन इंटरवेंशन कम करने की कोशिश करी और कोशिश किया कि सारे प्रोडक्ट्स एक जैसे हो, फॉर एग्जाम्पल बर्गर, राइट। सो ऐसा मैकडॉनल्ड का एग्जाम्पल दिया गया कि उन्होंने करने की कोशिश करी थी। एक एग्जाम्पल देखें, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम एग्जाम्पल में देख करके इस चीज को समझते हैं कि जी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहां पर इस्तेमाल होगा, बैंक में होगा, किचन डिजाइनर में होगा, फूड मैन्युफैक्चरर में होगा, इनमें से किसी 2 में होगा या सब में होगा। तो अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक में रोज एक जैसे ही काम होता है, लोग पैसा जमा करते हैं, विड्रॉ करते हैं, लोन होता है, वही सर्विसेज ये लोग डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं। तो इनका एक स्टैंडर्ड हम सेट करके रख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सर्विस को प्रोवाइड करने का एक तरीका सेट कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि एक व्यक्ति अगर कैश डिपॉजिट करने आ रहा है तो उसको कितना समय लगेगा और हमारे एम्प्लॉय का कितना समय उसमें खर्च होगा। तो यस, यहाँ हम बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई होगा। वैसे ही अगर हम बात करते हैं फूड मैन्युफैक्चरर की, तो अभी एग्जांपल हमने लिया ही कि यहाँ पर भी आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हो चीज़ों को और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो कर सकते हैं। मगर क्या किचन डिजाइनर के लिए पॉसिबल है? किचन डिजाइनर के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों सर? क्योंकि ये जब भी जाएगा हर जगह अलग अलग एरिया उसको देखने के लिए मिलेगा, हर जगह अलग अलग डिजाइन की रिक्वायरमेंट्स होंगी, हर जगह लोगों का अलग अलग बजट होगा, जिसके चलते वो अलग अलग डिजाइन की डिमांड करेंगे। ठीक है, इसलिए यहां पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, हर काम अपने आप में अलग होगा, होमोजीनियस नहीं होगा, हेट्रोजीनियस होगा। ठीक है, चलिए जी यहां पर हम अगली बात करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर सबसे एक क्लासिक हमारा जो एग्जांपल रहता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि कोई भी कॉस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मेरे बोलने से पहले अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता है, बट अगर आप पहली बार देख रहे हैं कॉस्टिंग को, तो भाई मटेरियल यानी कि कितना माल लग रहा है, लेबर यानी कि एम्प्लॉय ने कितना काम किया है उसके अंदर, और ओवरहेड यानी कि कोई दूसरे खर्चे जैसे कि रेंट, सुपरवाइजर की सैलरी, ठीक है, बिजली का खर्चा, ये सारी चीजें हमारे ओवरहेड के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स के अंदर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें से मटेरियल तो बड़ा आसान हो जाता है, लेबर भी बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए निकालना।
क्यों? क्योंकि भाई रॉ मटेरियल हमको पता है कि एक यूनिट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना लगेगा, उसके क्वांटिटी को उसके प्राइस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो काम हो जाएगा। वैसे लेबर की बात करते हैं तो कितना नंबर ऑफ आवर्स हमारा लेबर एक काम को, एक यूनिट को बनाने के लिए लगता है, ये ओवर एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, आप समझ सकते हैं इस बात को, और कितना रेट ऑफ वेजेस हम उनको पे कर रहे हैं, उसमें हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो ये बहुत आसान है, मगर ओवरहेड में हमको दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्या आ जाती है भाई, रेंट आप दे रहे हो तो रेंट के अंदर उसी जगह में आपका ऑफिस भी चल रहा है, उसी जगह में आपका मैन्युफैक्चरिंग भी चल रहा है, उसी जगह के अंदर आपका सेल्स भी चल रहा है, उसी जगह के अंदर आपका कैंटीन का डिपार्टमेंट भी चल रहा है, ठीक है। तो पर यूनिट ओवरहेड का खर्चा हम कैसे निकालें, ठीक है। तो अभी बहुत ही बेसिक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं। यहां पर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट हम चलाते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट चलाते हैं? शेयरिंग का। शेयरिंग का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया, सपोज 4 दोस्त जा रहे खाना खाने के लिए और 500 रुपए का उनका बिल बन करके आता है। अब इसे 4 लोगों में बांट लिया जाता है तो हर कोई 125 रुपए देगा। शेयरिंग कर लिया उन्होंने, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रॉब्लम क्या है यहां पर? प्रॉब्लम यह है कि किसी एक ने तो बटर नान ज्यादा खा लिया, या किसी एक ने तो सब्जी ज्यादा ले ली, राइट, और बाकियों ने डिजर्ट नहीं मंगाया, एक ने डिजर्ट भी मंगा लिया, मगर खर्चा हर कोई बराबर दे रहा है। यही प्रॉब्लम होती है हमारी, यही प्रॉब्लम हमारी होती है जब हम ये जो ओवरऑल ओवरहेड्स हैं, जब इसको हम अब्सॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, यानी कि असाइन करने की कोशिश करते हैं टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। हमें ये नहीं पता चलता कि हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो और एक प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा खर्चा कंट्रीब्यूशन हो रहा हो और दूसरे प्रोडक्ट के अंदर कम हो रहा हो, राइट, एंड दिस बिकम्स ए प्रॉब्लम। बट दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड और छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ही कन्वीनियंट होता है कि शेयरिंग बेसिस पे सर हम काम कर लेते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, चले तो जिन्हें ऑलरेडी पता है, जो पढ़ चुके हैं, उनके लिए तो बड़ा एलिमेंट्री बात है ये कि ठीक है सर, हम 900 यूनिट बनाना चाहते हैं बजटेड आउटपुट, ठीक है। अब डायरेक्ट मटेरियल हमारा 40 स्क्वायर मीटर लगेगा और $5.30 पर स्क्वायर मीटर के। बड़ा सिंपल है, क्वांटिटी आपको पता है, प्राइस आपको पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा निकल आएगा। वेजेस की बात करते हैं तो वेजेस के अंदर हम नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाइड बाय द रेट कर दें। वैसे ही फिनिशिंग डिपार्टमेंट, इनका एक और डिपार्टमेंट है जहां पर प्रोडक्शन का काम चल रहा है, 15 घंटे का वहां पर डायरेक्ट लेबर आवर लग रहा है और वहां पर इतना रेट लग रहा है। इन दोनों चीजों को हम देखें तो यहां पर भी वही तो है, आवर्स को आप मल्टीप्लाई कर दें रेट से तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये तो 1 यूनिट के लिए वो बता रहे हैं। वैसे वेरिएबल ओवरहेड की बात करें, वेरिएबल ओवरहेड वो कह रहे हैं यानी कि ऐसे खर्चे जो लेवल ऑफ एक्टिविटी से वेरी करते हैं। $1.5 पर लेबर आवर यहां पर खर्चा हो रहा है, यहां पर $1 पर फिनिशिंग डिपार्टमेंट का लेबर आवर, यानी कि इधर भी हम यही करेंगे 24 और 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, क्योंकि यहां पर बॉन्डिंग में वो कह रहे हैं जितने लेबर आवर लगे उतने ही यहां पर लगेंगे और आपका रेट इतना आएगा। तो बॉन्डिंग के अंदर 24 आवर्स लगे थे, वो हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आ गई सर? प्रॉब्लम ये आ गई कि हमारे पास फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड है 36,000 के, और हम क्या निकाल रहे हैं सर? हम एक यूनिट में कितना खर्चा आ रहा है ये निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। वैसे ही हमारे पास फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड भी है, उसका भी हमको कैलकुलेशन करना है। तो ये कैसे करें सर? तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल ये जो ओवरहेड्स हैं इनको हम रिकवर करते हैं, इसको शेयर करते हैं, है ना। जैसे ये 500 का बिल 4 लोगों में शेयर हुआ था, वैसे ही हमको 36,000 और 26,000 हमको शेयर करना है। फिक्स्ड ओवरहेड हमको शेयर करना है। अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि आप यूनिट बेसिस पे शेयर कर लो। अभी एग्जांपल लेते हैं, इसके अलावा भी और कई बेसिस हो सकते हैं, जैसे कि हम चाहें तो लेबर आर पे भी कर सकते हैं, हम चाहें तो मशीन आर पे भी कर सकते हैं। ये सब अभी हम आने वाले क्वेश्चन में देखते हैं। फिलहाल क्वेश्चन में कहा गया यूनिट बेसिस पे करो। भाई यूनिट्स हमारे 900 है, तो इसको मैं 900 से डिवाइड कर दूं तो पर यूनिट मेरे पास फिक्स्ड ओवरहेड शेयरिंग आ जाएगा कि एक यूनिट कितना शेयर कर रहा है उस कॉस्ट को, और वैसे ही यहां पर 900 इसको डिवाइड कर दिया तो फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड को कितना शेयर कर रहा है, ये हमारा कैलकुलेशन होकर के आ जाएगा, ठीक है। अब इन सारे खर्चों को मैं ऐड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा एक यूनिट कितने में बन रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा
ये मैं आपको ज़रा एक बार कॉस्ट कार्ड दिखा दूँ। कॉस्ट कार्ड का मतलब यही होता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं और कॉस्ट कार्ड बनता है। ये कॉस्ट कार्ड बनाने के लिए आपको एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको कॉस्ट कार्ड में दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, चले फटाफट से मैं आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, सो वी हैव ए डायरेक्ट मटेरियल ऑफ 40 इंटू 5.3 यानी कि इतना, और वैसे डायरेक्ट लेबर हमारा 120 और 72 है। ठीक है, मटेरियल और लेबर को ऐड करके हमारा प्राइम कॉस्ट 404 आ जा रहा है। अब यहां पर हम आगे की बात करते हैं। यहां पर आप एक बात अगर नोटिस करें तो जो भी डायरेक्ट खर्चा है, डायरेक्ट लेबर है, इन दोनों को मिला के प्राइम कॉस्ट आता है। कई क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे रखे होते हैं, वो भी हम जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट निकल करके आता है। प्राइम कॉस्ट के अंदर अब अगर आप वेरिएबल ओवरहेड्स आप ऐड करते हैं तो आपका वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट निकल के आता है। इसके अंदर अब आप बचे हुए प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो फिक्स्ड हैं वो अगर आप ऐड करते हैं तो आपका निकल करके आएगा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, और बचे हुए नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपका निकल करके आएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, ऐसे आप देखिए तो यहाँ पर 525 का टोटल कॉस्ट निकल करके आ रहा है, जिसमें आप प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं तो आपका प्राइस $700 निकल करके आता है। तो ये कॉस्ट कार्ड है और इसमें कौन कौन से कॉस्ट को कंबाइन करके हम क्या निकालते हैं ये मैंने आपको बताया। ये बड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, एक बार आप खुद भी इसको देख लेना। फिलहाल यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा हम डिटेल में डिस्कशन नहीं करें। चलिए जी, तो आपको बोला गया कि कॉस्ट कार्ड के अंदर आप बताएं प्राइम कॉस्ट कितना है। तो प्राइम कॉस्ट के अंदर सर क्या क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आता है और डायरेक्ट एक्सपेंस आता है। सर डायरेक्ट का क्या मतलब है? डायरेक्ट का मतलब होता है बेटा ऐसा मटेरियल जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर लगा है। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल। सर इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? जो प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं लगता, जैसे क्लीनिंग मटेरियल है जिसका इस्तेमाल हम झाड़ू पोछा के लिए कर रहे हैं, तो वहां से तो प्रोडक्शन के अंदर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, करेक्ट। वैसे डायरेक्ट लेबर का मतलब होता है वो लोग जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है। इसका मतलब सर इसके अलावा भी लोग होते हैं? बिल्कुल होते हैं बेटा, जैसे कि कैंटीन का स्टाफ हो गया, सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए या सुपरवाइजर हो गए, जो देख रहे हैं दूसरे का काम मगर खुद काम के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, डायरेक्ट कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन तो है। ऐसे लोगों को हम इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। तो डायरेक्ट लेबर वो लोग हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये सब जब हम मिलाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट में बोलते हैं। इसके अलावा जो ओवरहेड यानी कि इनडायरेक्ट खर्चे, ओवरहेड की जब हम बात करते हैं, जो इसमें ऐड होने के बाद वेरिएबल प्रोडक्शन आ रहा है, ये वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है। तो ये ऐसे खर्चे हैं जो हम असाइन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर यूनिट को। इसको जब आप ऐड करते हैं तो आपका आता है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। और फिर जब हम फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड करते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकल करके आता है। ठीक है, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे हो गए सर? भाई जैसे रेंट हो गया, रेंट तो देना ही है हमको। एक सुपरवाइजर है, उसकी सैलरी हम दे रहे हैं, वो हो गया, राइट। ये सारे खर्चे क्या हैं? ये फिक्स्ड हैं, ये चेंज नहीं होते। आप प्रोडक्शन करो या नहीं करो, रेंट तो देना पड़ेगा, है कि नहीं? चल, तो ये सारी चीजें जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारा निकल करके आता है टोटल कॉस्ट, है ना। चले, तो इसके बारे में और आगे चल करके हम बात करेंगे। चले, तो अगला काम हमारा होता है कि अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड्स सर कौन कौन से होते हैं, है ना। ये भी बड़ी बेसिक सी बात है और ऑलरेडी F1 के अंदर, F2 के अंदर हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर बस एक बेसिक सा रिपीटिशन कर रहा हूँ। और इसका पहली बार आपने पढ़ाई करी थी बिजनेस स्टडीज के अंदर, बिलीव इट और नॉट। देखें, वो कहते हैं कि अलग अलग टाइप ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, यानी कि हम पहले प्लान करते हैं कि भाई इतना हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए, इतना हमारा खर्चा होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड्स कौन से अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड्स होते हैं? एक तो हमारा होता है अटेनेबल स्टैंडर्ड्स। अटेनेबल स्टैंडर्ड्स का मतलब वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो थोड़ी सी मेहनत करके अचीव करे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर गलतियों का अलाउंस दिया होता है। गलतियों का अलाउंस दिया होता है मतलब हम मान करके चलते हैं कि थोड़ा बहुत तो गड़बड़ होगा, थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा, राइट। इसको बोलते हैं हम अलाउंस, यानी कि हम परफेक्शन को अचीव करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, जैसे कि हम ये मान करके चलते हैं कि
मशीन कभी ना कभी तो ब्रेक डाउन होगी। हम मान करके चलते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉई हैं वो कभी ना कभी तो थक जाएंगे, और हम ये मान करके चलते हैं कि नॉर्मली जब हम रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में लगाते हैं तो उसमें से थोड़ा बहुत तो वेस्ट हो ही जाएगा, ठीक है। तो हम अलाउंस दे करके चलते हैं कि भाई इतना थोड़ा बहुत तो हमारा नुकसान हो गई, इसका भी हम स्टैंडर्ड के अंदर हम एक अलाउंस दे देते हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई परफेक्ट हो जाएगा सब कुछ। जब ऐसे चैलेंजिंग तो हमारे टारगेट्स बनते हैं तो जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं ना वो मोटिवेट होते हैं, उनको लगता है चैलेंजिंग तो है मगर हम रियलिस्टिक भी मानते हैं इसको, इसलिए वो मोटिवेटेड फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम हार्ड वर्क करेंगे तो इसे अचीव कर लेंगे, और अचीव करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन तो अच्छा करेगा ही, हमें भी प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। दीज आर कॉल्ड अटेनेबल स्टैंडर्ड्स। बेसिक स्टैंडर्ड्स यानी कि स्टैंडर्ड्स हम लॉन्ग टर्म सिनेरियो में सेट कर दें, यानी कि इस महीने के अचीव करना है इसकी बात नहीं करेंगे, साल के अचीव करना है इस साल बात नहीं करेंगे। हम बोलेंगे हमें 3 से 5 साल के अंदर यहां पहुंचना, और शॉर्ट टर्म गोल्स हम नहीं बनाएंगे। तो प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसे ये पता नहीं चलता है कि वो अच्छा काम कर रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर, अगर वो खराब काम कर रहा है तो भी उसे पता नहीं चलता है, और इवेंचुअली एम्प्लॉइज बोर्ड फील करते हैं और उन्हें अनचैलेंजिंग सा लगता है। वैसे ही करंट स्टैंडर्ड्स होते हैं। करंट स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है, वो देखते हैं कि अभी काम कैसा चल रहा है, यानी कि करंट वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि अगर करंट वर्किंग कंडीशंस एबनॉर्मल है तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए मीनिंगलेस रहेगी। फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 का समय चल रहा है जिसके अंदर कई सारे मैन्युफैक्चरर्स बिलो प्रोडक्शन कैपेसिटी में काम कर रहे थे। अब इसी को वो स्टैंडर्ड मान लें और अगले साल का प्रोडक्शन भी इसके ऊपर बेस करें तो गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, राइट। अच्छा, दूसरी बात है यहाँ पर एक डिसएडवांटेज और है। तो डिसएडवांटेज इज कि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर एम्प्लॉय को कोई मोटिवेशन नहीं है। एम्प्लॉय तो जानबूझ के धीरे धीरे काम करेगा ताकि अगले साल भी वो आराम आराम से बैठ के काम कर सके और थोड़ा सा भी मेहनत करने पे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके और दिखा सके कि देखो मैंने अच्छा काम किया है, ठीक है ना। तो करंट स्टैंडर्ड्स के अंदर भी एम्प्लॉय ढीले होकर ही काम करता है। अगली बात आती है आइडियल स्टैंडर्ड्स। आइडियल स्टैंडर्ड्स मतलब गलती का कोई चांस ही नहीं है। हम बोलते हैं आप कोई वेस्टेज नहीं करोगे, कोई स्क्रैप निकल करके नहीं आएगा, भंगार की कोई आइटम नहीं निकल करके आएगी, बिल्कुल मशीन ब्रेक डाउन नहीं होगा, बिल्कुल रुकावट नहीं होगी, एम्प्लॉय बिल्कुल अलग से बैठ के थकेगा नहीं और आइडियल नहीं बैठेगा किसी भी कारण की वजह से, और कोई भी इनएफिशिएंसीज नहीं होगी। परफेक्शन के पीछे भागते हैं, ऐसा जापानीज कंपनीज के अंदर बहुत होता है, ठीक है। इसके अंदर भी उल्टा इफेक्ट होता है, लोग मोटिवेशन की बजाय डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। शायद यही कारण है कि जापान के अंदर डिप्रेशन बहुत है और सुसाइड रेट बहुत है, और एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा होती जा रही है और यंग पॉपुलेशन कम होती जा रही है। ये प्रॉब्लम है जापान की। खैर, अगली बात इसके अंदर हम देखें तो जब भी हम स्टैंडर्ड कोई भी कंपनी बनाती है तो इनमें से ऑब्वियसली अटेनेबल स्टैंडर्ड की बात होती है, जहाँ पर वो एक आइडियल टाइम रखते हैं। आइडियल टाइम का मतलब है एम्प्लॉय को आप सैलरी दे रहे हो मगर बिना उसकी गलती के उसको खाली बैठना पड़ रहा है, यानी कि एम्प्लॉय को पे किया जा रहा है फॉर अ टाइम व्हेन दे आर नॉट वर्किंग। उसकी गलती नहीं है बिजली चली गई, उसकी गलती नहीं है मशीन खराब हो गई, राइट। वैसे ही हम बात कर रहे हैं वेस्टेज की, वेस्टेज की, मटेरियल्स की, कि भाई हम 100 यूनिट डालते हैं रॉ मटेरियल का तो फिनिश गुड्स के 96 यूनिट बन करके आते हैं, है ना। बड़ा एक छोटा सा हम एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई अगर आप कोई एल्यूमिनियम शीट है, एल्यूमिनियम शीट, और उसकी कटिंग करके उसमें से कुछ चीज़ आप निकाल रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है कि वो पूरा का पूरा एल्यूमिनियम शीट यूज़ नहीं होगा, जितना कटिंग किया है वही यूज़ होगा, और जो बाकी बचा हुआ जो एल्यूमिनियम शीट है वो वेस्ट चला जाएगा, राइट। तो कई सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर मटेरियल का वेस्ट होना नॉर्मल है। तो अटेनेबल स्टैंडर्ड्स के अंदर इन दो चीज़ों का हिसाब लगाया जाता है। ये हिसाब कैसे लगाया जाता है इस क्वेश्चन के अंदर हम समझ करके देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखें, वो कह रहे हैं कि द फास्टेस्ट टाइम इन विच अ बैच ऑफ 20 सैंडविचेस, 20 सैंडविचेस बना रहे हैं हम, उसके अंदर फास्ट से फास्ट भी अगर हम काम करते हैं तो 32 मिनट हमको लगते हैं और इसमें कोई रुकावट नहीं होती। और वो कह रहे हैं कि भाई हमने वर्क स्टडी किया है, वर्क स्टडी बिजनेस स्टडीज में पहली बार आपने पढ़ा था, साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। वो कहते हैं कि भाई अगर आप वर्क स्टडी से हमको पता चल रहा है ऑन एन एवरेज कि अबाउट 8% ऑफ द सैंडविच मेकर्स टाइम, जो भी टाइम लगा रहे हैं, यानी कि ये 32 मिनट में से 8% जो इनका टाइम है वो क्या है, नॉन प्रोडक्टिव है, यानी कि तब काम हो नहीं रहा, ठीक है। एंड दैट
इन एडिशन टू दिस सेटअप टाइम इन इज 2 मिनट्स, यानी कि उनको सब इंग्रेडिएंट्स वगैरह ला के काम शुरू करने के लिए भी उनको कम से कम 2 मिनट तो लगता है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर वो पूछ क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं सर सैंडविच मेकर को हम पेमेंट करते हैं $4.50 का और सारा काम वही कर रहा है। नाउ वो कह रहे हैं अटेनेबल स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कितना है एक सैंडविच का, 32 मिनट में वो सैंडविच कितने बना रहे हैं, 20 बना रहे हैं, और हम पूछ क्या रहे हैं एक सैंडविच का कॉस्ट कितना आएगा। ठीक है, तो पहले तो हम टोटल कॉस्ट को मैनेज करते हैं अटेनेबल स्टैंडर्ड। अटेनेबल स्टैंडर्ड के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने अभी भी क्या पढ़ा कि हमको अलाउंस देना चाहिए आइडल टाइम का, आइडल टाइम का भी हमको अलाउंस देना चाहिए। ठीक है ना जी। अच्छा, तो आइडियल टाइम सर यहां पर वैसे तो 32 मिनट लगते हैं, इसके अलावा 2 मिनट उसको और लगते हैं। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि ये 32 मिनट के अंदर, ये 32 मिनट के अंदर 8% उनका नॉन प्रोडक्टिव टाइम होता है। राइट, नॉन प्रोडक्टिव टाइम यानी कि आइडियल टाइम होता है। ठीक है ना, ये भी आपको 8% इतना हमको उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखें जरा इसके अंदर किस तरह से कॉस्ट कैलकुलेट हो रही। वो कह रहे हैं जो भी काम कर रहा है, यानी कि 32 मिनट में जो काम हो रहा था इसमें से 8% यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिर्फ 92% रिप्रेजेंट कर रहा है। 92% ऑफ हिज टाइम 92% ऑफ हिज टाइम इज दिस टाइम। समझ रहे हैं आप बात को, ये 92% है, 32 मिनट्स। और वो कहते हैं इसके अलावा 8% का जो टाइम है उसका वो लगता है, वो आइडल टाइम है, उसमें कुछ नहीं होता। तो ऐसा करके हमको आइडल टाइम का अलाउंस भी देना है, तो हम क्या बोलेंगे 100% टाइम कितना है ना, तो डिवाइड कर देंगे 92 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, ऐसा करने से हमको पता चल जाएगा कि 34.8 मिनट्स है हमारे, 34.8 मिनट्स है हमारे, जितना उसको लग रहा है ना। अब क्योंकि हमें अटेनेबल स्टैंडर्ड सेट करना है, इसलिए हमको आइडल टाइम भी यहां पर लेना है। अब 2 मिनट का तो आइडल टाइम नहीं है, 2 मिनट तो उसको लगना ही थे किसी भी हाल में, ये 2 मिनट में मैंने ऐड कर दिया, तो टोटल टाइम मेरा 36.8 मिनट्स निकल करके आ रहा है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जी 4.5 पर आवर दे रहे हैं, बट पूरा घंटा 20 सैंडविच बनाने में नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ 36.8 मिनट्स लग रहे हैं उसको। ठीक है ना, ओनली 36.8 मिनट्स इसके अंदर उसको लग रहे हैं। राइट, तो अगर आप यहां ध्यान से देखें 1 घंटा लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, यानी कि 60 मिनट्स उसको लग रहे हैं, तो 36.8 मिनट्स के लिए मेरा खर्चा कितना आएगा, 2.76। मगर ये कितने सैंडविचेस के लिए सर, तो 20 सैंडविच के लिए, हमको तो एक सैंडविच के लिए चाहिए, इसलिए हम क्या कर देंगे 2.76 डिवाइड बाय 220 कर देंगे, तो हमारा एक सैंडविच का कॉस्ट यहाँ पर निकल करके आ जा रहा है, यानी कि एक सैंडविच बनाने के लिए खर्चा हमारा इतना आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर मेन पॉइंट क्या था सीखने वाला, यहां पर हम अटेनेबल स्टैंडर्ड बना रहे हैं, इसलिए आइडल टाइम को भी इंक्लूड करना है। मेन सीखने वाली बात ये थी, बाकी तो सवाल बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा था। ठीक है, मेन काम हमारा ये सीखना था कि सर यहाँ पर अटेनेबल स्टैंडर्ड के लिए आइडल टाइम भी, अगर यहाँ पर आपको आइडियल स्टैंडर्ड लेना होता तो आप 32 + 2 यानी कि 34 मिनट्स ही लेते। चलिए अब बजटिंग देखते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि हमको साल के शुरू में डिसाइड करना होता है कि कितना खर्चा हम करने वाले। ठीक है, इसको कहते हैं बजट बनाना। फिक्स बजट के अंदर एक सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर कितना खर्चा होगा ये हम डिसाइड करते हैं। वैसे ही हम फ्लेक्सिबल बजट की बात करते हैं। फ्लेक्सिबल बजट का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल बजट का मतलब क्या है कि अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी, अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हमारा बजट किस तरीके से चेंज होगा, ये हम यहां पर देखते हैं। ठीक है ना, ठीक है। और फ्लेक्स बजट क्या है, फ्लेक्स बजट हम साल के आखिरी में बनाते हैं, जब हमारे पास एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी कितनी ये पता चल जाता है, तो हम हमारे बजट को फ्लेक्स करते हैं और एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी निकालते हैं।
ठीक है, आई मीन एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से हमारे बजट को चेंज करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने फ्लेक्सिबल बजट बनाया था, फ्लेक्सिबल बजट बनाया था कि $10 का खर्चा आएगा अगर 1000 यूनिट्स का आउटपुट हमारा निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए। अब हम एक्चुअल हमने देखा कि भी असल में फ्लेक्स बजट क्या हो जाएगा। फ्लेक्स बजट के अंदर मैं क्या करूंगा, लेवल ऑफ एक्टिविटी को ही चेंज करूंगा, यानी कि ये $10 मैंने सेम रहने दिया, अब ये सिर्फ 1000 को मैं चेंज कर रहा हूं, 1000 को मैं चेंज करके कर दे रहा हूं, 1000 को मैं चेंज करके कर दे रहा हूं 1500, है ना भाई। ये होता है फ्लेक्स बजट, यानी कि लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज हो गया मगर ये जो कॉस्ट है इसको मैं सेम रहने दूंगा, ठीक है। और फिर तीसरा हमारा होता है जी एक्चुअल, असल में। तो असल में 1500 यूनिट तो बनाए हैं मगर खर्चा हमारा $10 की बजाय $11 का लग गया, ये एक्चुअल, क्योंकि एक्चुअल के अंदर कॉस्ट भी तो चेंज हो सकती है ना पर यूनिट, राइट। तो फ्लेक्सिबल बजट जो साल के शुरू में बनता है, जहां पर ये भी अज्यूम्ड फिगर होता है, ये भी बजट होता है और यूनिट्स भी हमारा बजट होता है। फ्लेक्स्ड जिसके अंदर जो हमारा कॉस्ट पर यूनिट होता है वो तो अभी भी बजट ही रहेगा, मगर नंबर ऑफ यूनिट्स यानी लेवल ऑफ एक्टिविटी हम एक्चुअल ले लेते हैं। और फिर एक्चुअल के अंदर ये दोनों ही क्या हो जाता है, हमारा एक्चुअल फिगर्स हो जाते हैं, राइट। चलो अच्छा, अब इसके अंदर हम एक्चुअल फिगर्स से कंपेयर करके ये चेक करते हैं कि हमने बढ़िया काम किया कि खराब काम किया है। अगर आप यहां पर देखोगे ना, बड़ी सिंपल से इसको कंपैरिजन करोगे तो यहां पर एक एडवर्स वेरिएंस हमको देखने के लिए मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, है कि नहीं। हमने सोचा था $10 लगेगा मगर लग गया 11, बट यूनिट्स में देखें तो हमने सोचा था 1000 यूनिट लगेंगे मगर लग गए 1500 यूनिट का आउटपुट हमारा निकल करके आ गया। तो यूनिट वाइज अगर हम देखें तो फेवरेबल वेरिएंस है, प्राइस वाइज देखें तो एक एडवर्स वेरिएंस है, ठीक है। इसके बारे में और आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर डिटेल में हम देखेंगे। चले, तो आपको ये सवाल दे के रखा हुआ है और सवाल के अंदर वो कह रहे हैं कि सर आप फ्लेक्सिबल बजटिंग अप्रोच का इस्तेमाल करें और एक ऐसा टेबल बनाएं जिसके अंदर आप ओरिजिनल फिक्स बजट और फ्लेक्स बजट और एक्चुअल रिजल्ट्स निकाल करके बताएं, ठीक है। अगेन ये सवाल देखें, इसके अंदर वो कह रहे हैं 10,000 यूनिट पर मंथ, 10,000 पर मंथ यूनिट्स प्रोडक्शन हो रहे हैं और सेल हो रहे हैं। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस हमारा 10 है, ठीक है, ये वेरिएबल 3 है और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा 1 है। ये क्या हो गया जी, ये हमारा फिक्स बजट हो गया, एक यूनिट के हिसाब से ये फिक्स बजट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब सर फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बजट। तो फ्लेक्सिबल बजट के अंदर हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल बजट के अंदर हम क्या करते हैं भाई, 10,000 यूनिट के हिसाब से इनको हमको प्राइसेस निकालने, तो इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये हमारा फ्लेक्सिबल बजट निकल करके आ जाएगा। ये मैंने इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया, 100,000, है ना। इसको भी इतने से मल्टीप्लाई कर दिया तो 30,000 और इसको हम मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 10,000 आ जाएगा। तो ये 140,000 ये क्या निकल कर आ गया मेरा, ये मेरा फ्लेक्सिबल बजट है जो आगे चल करके मैं चेंज कर सकता हूं, है ना। अब फ्लेक्स बजट का मतलब क्या होता है, फ्लेक्स बजट के अंदर हम एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी लेते हैं। एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है सर, एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी ये दे रखा है आपको, असल में 12,000 यूनिट बने थे, ठीक है। तो मुझे फ्लेक्स्ड निकालना है, फ्लेक्स्ड बजट। तो एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी को लेता हूं मगर मैं प्राइस कौन सा लूंगा, ये वाला लूंगा, बजटेड वाला। तो मेरा फ्लेक्स बजट 120,000 हो गया, 36,000 हो गया और ये हो गया 12,000, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आपने ये सब निकाल दिया, अब वो कह रहे हैं कि भाई आप वेरिएंसेस निकाल, ठीक है जी। तो यहां पर हम वेरिएंसेस निकालते हैं। तो ये 120 है ना, ये इसी फिगर को मैं थाउजेंड्स में यहां लिख रहा हूं, है ना। ये 36,000 आया था, ये मैं 36 इधर लिख दे रहा हूं और ये 12,000 आया था, उसको 12 में इधर लिख दे रहा हूं। तो जितना फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट हमने सोचा था उससे ज्यादा खर्च हो गया है, जितना वेरिएबल कॉस्ट हमने सोचा था उससे कम खर्च हुआ है और सेल्स
यानी कि माल बेचकर जो मैं उम्मीद कर रहा था कमाने की, उससे काफी ज्यादा मैंने कमा लिया। ठीक है, ये बड़ी बेसिक सी बात हमने यहां पर करी है ना। अगली बात रहती है कि सर कंट्रोलेबिलिटी और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसका मतलब यह है कि आप ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस मेजर करते हो सिर्फ बेस्ड ऑन कंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी कंपनी रन कर रहे हैं जो मास्क बनाती है, और अभी तक आपका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था और अचानक से कोविड-19 आ गया और मास्क की डिमांड अचानक से बढ़ गई। तो आप ये कह सकते हो क्या कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ने का रीजन आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं थी, आपका अच्छा प्रोडक्ट नहीं था। डिमांड बढ़ने का रीजन हर कोई मास्क खरीद रहा था, ये था। ठीक है ना। तो तारीफ नहीं कर सकते इसके अंदर कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपने एज अ मैनेजर अच्छा किया, क्योंकि ये कंट्रोलेबल नहीं था। वैसे ही कुछ बिजनेसेस कोविड-19 की वजह से अच्छा नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल कोई रेस्टोरेंट है जो बंद होने की कगार पे आ जाता है, वहां पर मैनेजर को हम ये बोल के नहीं चिल्ला सकते कि आपकी गलती से हुआ है, क्योंकि लोग तो कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से घर से नहीं निकल रहे थे। करेक्ट। चले, तो कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से हमको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रिव्यू करना चाहिए। ठीक है ना। अब यहां पर बड़े एक छोटी सी बात करके रखी हुई है, वो कह रहे हैं कि डिस्कस वेदर दीज कॉस्ट्स आर कंट्रोलेबल बाय मैनेजर और नॉट। सो बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन में चाहूंगा कि आप इसे खुद करें, एक बार खुद करें और देखें, अपना आंसर चेक करें कि आपने सही सोचा है कि नहीं सोचा है। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें आगे चीज हम देख रहे हैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अंदर। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, थोड़ा बहुत तो मैंने आपको यहाँ पर एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया है। मैंने आपको ये बताया था जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं या जो भी ओवरहेड्स हैं हमारे, हम उसको क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। हम देखते हैं कि कितना हमारा असल में खर्चा होना चाहिए और उसको कैसे हम बांटेंगे, राइट, बेसिस हम यहां पर देखते हैं। तो हमको पता चल जाता है एक रेट जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हर यूनिट शेयर करेगा उसको, है ना। तो हमने एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लिया था, भाई 500 रुपए दे के रेस्टोरेंट में गए 4 दोस्त, तो हर दोस्त कितना शेयर करेगा, 125। इसी चीज को हम यहां पर कहते हैं ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। हम क्या करते हैं, जब प्लानिंग कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि बजटेड हमारा खर्चा कितना आएगा, बजटेड कॉस्ट कितना आएगा, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं कि भाई किन चीजों के बीच में हमको उसको बांटना है, यानी कि बेसिस ऑफ बजटेड एक्टिविटी। क्योंकि एक्टिविटी भी हम शुरू में कर रहे हैं ना ये काम, तो हमको एक्चुअल एक्टिविटी का पता नहीं है, तो हम बजटेड एक्टिविटी निकालते हैं। ठीक है, उसको एज बेस लेते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे हमको इसको बांटना है। अब ये सर बजटेड एक्टिविटी क्या हो सकती है बेटा, ये बजटेड एक्टिविटी नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकते हैं। ये तो हमने अभी एक बड़े आसान से एग्जांपल के अंदर देखा ही है, मगर इसके अलावा मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि सर ये लेबर आवर्स भी हो सकते हैं। अगर काम लेबर इंटेंसिव है तो, अगर काम मशीन इंटेंसिव है तो ये मशीन आवर्स भी हो सकता है, यानी कि मशीन का कितने घंटे इस्तेमाल हो रहा है प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप देखें तो टोटल कॉस्ट के अंदर प्राइम कॉस्ट आ जाती हैं, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल लेबर, और ओवरहेड्स आ जाते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री का रेंट हो गया, सुपरवाइजर की सैलरी हो गई, बिजली हो गई, या फिर मशीन का डेप्रिसिएशन हो गया। वैसे ही नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होते हैं, यानी कि बेचने के, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हो गया, कस्टमर तक माल पहुंचाने का खर्चा, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा, या जिसके अंदर हम क्लीनिंग कर रहे हैं या फिर पोस्टेज कर रहे हैं, चिट्ठी वगैरह भेजने का हमारा खर्चा। ठीक है, तो यहां पर वो कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हमको प्रॉब्लम क्या आती है, इसे एक पर्टिकुलर बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है ना। तो यहां पर मटेरियल आप देखें, मटेरियल ए, बी और सी मिला के टोटल हमारा आ रहा है। वैसे डायरेक्ट लेबर की बात आती है तो ये डायरेक्ट लेबर यहां पर ऐड किया है, और फिर देखो क्या आ गया हमारा, इन दोनों को ऐड करके प्राइम कॉस्ट। ठीक है ना। चलिए, तो फिलहाल यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल से समझेंगे तो बेटर समझ में आएगा, इसलिए मैंने फटाफट आगे बढ़ा दिया। देखो इधर एक चॉकलेट मैन्युफैक्चरर है बेटा, जो 3 टाइप के चॉकलेट्स बना रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने अलग अलग खर्चे दे रखे हैं।
उसकी कॉस्ट निकालने के लिए वो बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का इस्तेमाल करें और बताएं कि प्रॉफिट पर यूनिट कितना निकल के आएगा। ऑब्वियस सी बात है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो हमको दे ही रखा है इन्होंने, हमको कॉस्ट अगर मिल गया तो हम निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट कितना है। करेक्ट। अच्छा, इसके अंदर हमको डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनका कॉस्ट हमको दे के रखा है। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ में वो कह रहे हैं कि एनुअल प्रोडक्शन ओवरहेड आपका 80,000 है। एनुअल प्रोडक्शन ओवरहेड आपका 80,000 है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हमको क्या करना होता है, हमें इस कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, शेयर करना है इस प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट के बीच में। प्रॉब्लम ये, ऐसा करने का बेसिस क्या है, देखिए सवाल में दे रखा है क्या, कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का यूज करो, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो, प्रॉफिट निकालो और फिर आप कमेंट करो। तो यहां तो बेसिस बता नहीं रखा, यानी कि बेसिस आपको और मेरे को डिसाइड करना है। ठीक है, देखें जरा, अगर आप देखें यहां पर तो एनुअल प्रोडक्शन और सेल्स की बात कर रखी है, तो स्काई बार का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा है। उसको अगर हम कंपेयर करें मून एग और सन बार प्रोडक्ट से, तो अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो यहां पर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है। और इसलिए अगर हम यूनिट को बेसिस बनाएंगे तो सबसे ज्यादा कॉस्ट इस प्रोडक्ट को एलोकेट हो जाएगी, विच कैन बी ए प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम होगी सर? प्रॉब्लम इसलिए होगी कि अगर आप बेटा सेलिंग प्राइस को देखें इन तीनों प्रोडक्ट्स का, तो सबसे ज्यादा सेलिंग प्राइस तो इसी का ही है, बट बाकी के सेलिंग प्राइस से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत हल्का ही फर्क है, बहुत बड़ा फर्क नहीं। बट सिर्फ यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से कॉस्ट इसको ज्यादा एलोकेट हो गए तो अनफेयर हो जाएगा। तो फिर हम चेक करते हैं, देखें कि सर लेबर आर लगाएं या मशीन आर लगाएं। लेबर आर और मशीन आर को अगर आप कंपेयर करोगे ध्यान से, तो आप देखोगे कि लेबर आर आपके कम लग रहे, है ना। स्काई बार के अंदर तो मशीन आर इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली 10 टाइम्स ऑफ द लेबर आर। वैसे मून एग के अंदर देखें तो यहां पर 4 गुना है, और सन बार में देखें तो यहां पर भी काफी ज्यादा है। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, है ना। तो यहां पर क्लियरली हमको देख के समझ में आ रहा है कि यहां पर काम कैसा है सर, हमारा काम कैसा है सर, मशीन इंटेंसिव काम। हमारा कैसा काम है, मशीन इंटेंसिव काम है हमारा, ठीक है ना, मशीन इंटेंसिव काम है। सो दैट्स समथिंग दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या है, मशीन इंटेंसिव काम है तो हमको क्या लेना चाहिए सर, मशीन आवर्स लेने चाहिए एज बेस, क्योंकि ये फेयर होगा। यानी कि मशीन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहां हो रहा है, कॉस्ट वहां पे सबसे ज्यादा एलोकेट होना चाहिए। तो अब यहां पर अगर आप देखोगे तो मशीन सबसे ज्यादा सेकेंड प्रोडक्ट के अंदर चल रही है, इसका मतलब कॉस्ट सबसे ज्यादा यहां एलोकेट होनी चाहिए, बराबर है ना। अच्छा, अब ये हमको मशीन आवर्स पर यूनिट देकर रखा है, मगर ये जो कॉस्ट हमको दे रखा है तो टोटालिटी में दे रखा है, तो हमको नंबर ऑफ आवर्स भी टोटालिटी में निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तभी तो हमको पता चलेगा कि पर आवर कितना खर्चा आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम देखें तो 0.1 मशीन आवर आपका इसमें लग रहा है, 0.01। ठीक है, बट 0.01 के अंदर हम प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, 500,000 कर रहे हैं। तो इसको अगर मैं 500,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा ना कितने आवर्स में यहां पर लगा रहा हूं। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो यहां पर 5000 आवर्स निकल कर आ जाएगा आंसर हमारा, बराबर 5000 आवर्स। वैसे एक यूनिट बनाने में मेरे को 0.04 आवर्स लगते हैं, और 150,000 बनाने में मुझे कितना समय लगेगा, तो ये 6000 आवर्स हो गए। और वैसे ही यहां पर भी एक बनाने में मेरे को 0.02 लगता है, तो इतने यूनिट बनाने में कितना लगेगा, अगेन आई थिंक 5000 आ जाएगा। तो 80,000 को हम डिवाइड कर दें 16,000 से, तो हमको ये पता चलेगा कि सर $5 पर यूनिट, $5 पर यूनिट का हमारा खर्चा निकल करके आ रहा है। सॉरी, नॉट पर यूनिट, पर मशीन आवर, है ना, डिवाइड तो मशीन आवर से कर रहे हैं ना, पर मशीन आवर हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बस अब बड़ा सिंपल है। अगर हमको पर यूनिट निकालना है तो हमको देखना है भी कितना टाइम खर्च हो रहा है। जैसे यहां पर 0.01 खर्च हो रहा है,
तो 5 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 से, तो आपकी कॉस्ट यहाँ पर 0.05 निकल करके आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे पर यूनिट कॉस्ट हम इसका, इसका और इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का इस्तेमाल मैंने आपको बताया, बस सिर्फ ये बताने के लिए इतना हमने समझा है। इसके बाद बाकी की चीजें आप खुद से कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें आप, है ना, $5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे मशीन आवर्स, तो यहाँ 0.01 था, तो यहाँ 0.05 या 0.20 और 0.10 आ गया। बाकी सब कुछ आपको दे रखा है, सिर्फ ये आपने कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेशन हमने किया है। बाकी ये तो हमको क्वेश्चन में दे रखा था, ये भी दे रखा था, ये फुल प्रोडक्शन का कॉस्ट निकल के आ गया, सेलिंग प्राइस भी दे रखा था। तो आप देखो यहाँ पर मून एग के अंदर हमको लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो अब इसके अंदर हम कोशिश कर सकते हैं कि या तो इसका खर्चा कम कर दें, या तो सेलिंग प्राइस बढ़ा दें, या तो प्रोडक्ट बेचना बंद कर दें। ठीक है ना, ये चीजें हम यहाँ पर इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, बट द मेथड इज टू सिंपल, मेथड बहुत आसान है। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो जाते हैं या कॉम्प्लेक्स टाइप के प्रोडक्ट्स हो जाते हैं तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपको सही रीडिंग नहीं देगा। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या फिर जब क्वेश्चन में आपको बोला गया है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर रियल लाइफ के अंदर ये आप तभी इस्तेमाल करेंगे जब बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कई बार ये एप्रोप्रिएट मेथड नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर मशीन आवर्स का भी हमने एक अंदाजा ही लगाया, मशीन आवर्स का भी हमने एक अंदाजा लगाया बेटा। ठीक है ना, अच्छा आगे बढ़े। आखिरी बात हम यहां पर करते हैं अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन। अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। इसका मतलब जब हम प्लान कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं खर्चा कितना होगा और लेवल ऑफ एक्टिविटी हमारी कितनी होगी, है ना। तो यूनिट का भी एग्जांपल एक ले लिया और अभी तो हमने मशीन आवर्स का भी एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, तो ये हमने साल के शुरू में देख लिया इतना अब्जॉर्प्शन रेट होना चाहिए। फिर जब एक्चुअल रिजल्ट हमारे पास साल के आखिरी में आते हैं, इस रेट को हम उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा हम काम करते हैं, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट को एक्चुअल एक्टिविटी से जब बेटा आप मल्टीप्लाई करोगे, जो हमारा फिगर आता है इसको हम बोलते हैं ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, यानी कि देखें तो ये वही चीज है ना, फ्लेक्स्ड है कि नहीं। हमने सोचा था इस रेट पे खर्चा होगा और एक्चुअल एक्टिविटी इतनी, तो इतना खर्चा होना चाहिए, इस एक्टिविटी पे होना चाहिए, हुआ नहीं है, होना चाहिए। ठीक है, फिर इसको हम कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं सर, एक्चुअल ओवरहेड से कंपेयर करते हैं, असल में कितना खर्चा हुआ है। तो रेट भी चेंज हो सकता है जिसके अंदर, और उसी के चेंज होने की वजह से डिफरेंस आ जाता है ये दो फिगर्स के बीच में। तो अगर आपका एब्जॉर्ब्ड, अगर आपका एब्जॉर्ब्ड एक्चुअल से ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, ओवर एब्जॉर्प्शन हो गया है। और वैसे अगर इसका वाइस वर्सा होता है तो हम क्या बोलेंगे, सर अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया। आप देखकर ही समझ जाओगे कि इसमें से अच्छी बात कौन सी है। क्या ओवर एब्जॉर्ब होना अच्छी बात है, ओवर एब्जॉर्प्शन होना अच्छी बात है क्या। एब्जॉर्ब्ड आपका एक्चुअल से ज्यादा हो गया, एब्जॉर्ब्ड एक्चुअल से ज्यादा हो गया। एब्जॉर्ब मतलब हमें लगा था इस एक्टिविटी पे इतना खर्चा होना चाहिए, मगर असल में तो इतना हो रहा है, यानी कि ओवर एब्जॉर्ब्ड इज ए गुड थिंग, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। हमें लग रहा था ज्यादा खर्चा होगा मगर असल में कम हुआ है, करेक्ट। एंड अंडर एब्जॉर्प्शन जस्ट द ऑपोजिट। ठीक है, तो इसलिए ये जो हमारे फिगर्स हैं, ये जो हमारे फिगर्स हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एडजस्ट करने पड़ेंगे सही प्रॉफिट पे अराइव करने के लिए। देखिए सर, एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, वो कह रहे हैं भी 3000 यूनिट है एक सिंगल प्रोडक्ट के बन रहे हैं और उसकी बजटेड कॉस्ट पर यूनिट आपको दे करके रखी है। डायरेक्ट कॉस्ट यहां पर दे रखा है, फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा है और टोटल कॉस्ट हमारी इतनी निकल करके आ रही। वो कह रहे हैं तो यहां पर आपको ये जो 9 फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा है और पर यूनिट दे रखा है, इसका मतलब ये क्या दे रखा है बेटा, ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ही तो दे रखा है डायरेक्टली। वो कह रहे हैं सर इस पीरियड के अंदर
covered by the budget. Actual production is 3,200 units. असल में तो सर 3200 यूनिट बन गए, 3200 यूनिट बन गए। इसका मतलब अब्जॉर्ब अगर मुझे निकालना है, मुझे इस 3200 को मल्टीप्लाई करना होगा 9 से, 28,800, इतना मेरा खर्चा निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना? ये क्या है? इतना एब्जॉर्ब, यानी कि इतना खर्चा होना चाहिए था सर, इतना खर्चा होना चाहिए था हमारे हिसाब से इतने 3200 यूनिट्स के लिए। ठीक है, मगर असल में खर्चा हुआ कितना है उसके लिए देखते हैं। वो कहते हैं एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो बजटेड के 5% के ऊपर था, बजटेड के 5% के ऊपर था। सर बजटेड खर्चा हमारा कितना था? बजटेड खर्चा कर निकालने के लिए दोनों चीजें बजटेड होनी चाहिए। एक तो हमारा रेट भी बजटेड होना चाहिए विच इज 9, और हमारा आउटपुट एक्टिविटी भी बजटेड होना चाहिए विच इज 3000। तो ये हमारा 27,000 निकल कर आ गया। कहते हैं जो आपने बजटेड किया था ना उसके अंदर 5% आप जोड़ दें, 5% आप जोड़ दें, है ना? तो इसमें आई थिंक 1350 5% ऐड हो जाएगा, तो 28,350 हो जाएगा। अब हम इसको कंपेयर करते हैं इससे, 28,350, राइट? तो अब्जॉर्ब ज्यादा है, यानी कि हमारे हिसाब से खर्चा ज्यादा होना चाहिए था, असल में कम खर्चा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या निकल कर आ जाएगा? हमारा ओवर एब्जॉर्प्शन निकल करके आ जाएगा, ओवर एब्जॉर्प्शन निकल कर आ जाएगा 450 का। ठीक है, तो वो कह रहे हैं भाई साल के एंड में 28800 हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, जबकि असल में इतना खर्चा हमने किया है। ठीक है, तो 450 हमारा ज्यादा हो गया है। तो ये आप क्या कर दोगे? ये आप क्रेडिट कर दोगे पीएनएल के अंदर, फायदे की बात है ना, पीएनएल में क्रेडिट कर देंगे 450। ठीक है, अच्छा अब वैसी मार्जिनल कॉस्टिंग देखें हम। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सर क्या कर रहे हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर बेटा प्रॉफिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं होता है। वो कहते हैं डिसीजन मेकिंग पर्पसेस के लिए फिक्स कॉस्ट से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आप कुछ काम करो नहीं करो वो तो आपको खर्च करना ही है। डिसीजन मेकिंग के लिए जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिसे हम बदलाव लेकर नहीं आ सकते, उसको हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ उसको देखेंगे जो वेरिएबल है। इसलिए यहां पर कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। वो कहते हैं कंट्रीब्यूशन के लिए आप क्या करें? सेल्स में से आप माइनस कर दें जो भी वेरिएबल कॉस्ट है, उसके बाद हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा। ऑब्वियसली प्रॉफिट भी हम यहां पर देखेंगे। वो कहते हैं ये कंट्रीब्यूशन इतना होना चाहिए कि फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर जाए और प्रॉफिट हमें दिला दे। अगर ये कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली बात है फिक्स कॉस्ट के बराबर आता है तो हम ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाते हैं, जिससे आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। अगर ये कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट है, और अगर ये कम है तो ऑब्वियसली नुकसान की बात हो रही है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से कंपैरेटिवली मार्जिनल कॉस्टिंग जो है हमको एक बेटर डिसीजन देते हैं। ठीक है, दोनों मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो कॉस्ट है बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वो सेम ही आएगा। बस यहां पर ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन का कोई फंडा नहीं है। यहां पर आपको कोई ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट नहीं निकालना है। यहां पर हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, कोई अंतर नहीं आता। अंतर आता है तो केवल एक रीजन से अंतर आता है। जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, वो फटाफट समझ जाएंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के आप इस्तेमाल करते हैं तो दोनों मेथड्स के अंदर डिफरेंस सिर्फ ये आता है कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, अगर क्लोजिंग स्टॉक एग्जिस्ट करता है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट अलग आ जाएगी इस क्लोजिंग स्टॉक की वजह से। अगर क्लोजिंग स्टॉक एग्जिस्ट नहीं करता है तो मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड इस्तेमाल करें, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस्तेमाल करें, दोनों से हमारे आंसर सेम ही निकल करके आएंगे। ठीक है, आगे जाकर इसको और हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं बस इतना बता दे रहा हूं, ये फैक्ट जो ऑलरेडी सबको पता है। अब यहां पर इन्होंने बोल रखा है कि भाई आपका एक प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर होता है तो ये सेलिंग प्राइस है और ये आपके वेरिएबल कॉस्ट दे के रखें और ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है ना। नाउ रिमेंबर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज नॉट गोइंग टू चेंज। अगर आपको याद होगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये नेचर होता है इसका। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 8 रहेगा। आप कहीं भी चले जाएं, आप कितना भी लेवल ऑफ एक्टिविटी बना लें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमेशा इंटू 8 ही आप करेंगे। ठीक है, अच्छा फिक्स कॉस्ट
तो ये इन्होंने कैलकुलेशन यहाँ पर इसको करके रखा हुआ है, इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करके रखा है। जब 2500 यूनिट बन रहे हैं तो यहाँ पे लॉस हो रहा था और उसके बाद प्रॉफिट जो है हमारा बढ़ता चले जा रहा है। फिक्स कॉस्ट देखें सब जगह सेम, ठीक है। सर फायदे नुकसान की बात कर लें, देखिए फायदा तो सर अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ये है। फायदा इसके अंदर क्या है? फायदा ये है कि आप फिक्स्ड ओवरहेड को भी कैलकुलेशन में ले लेते हो, ठीक है। और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री के अकॉर्डिंगली ये काम हो रहा है, क्योंकि वहां पर भी वो फिक्स्ड ओवरहेड को इंक्लूड करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो हमको डबल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। दूसरी बात क्या है सर, यहां पर ओवर और अंडर अब्जॉर्प्शन को आप एनालाइज करते हो तो कॉस्ट तो आपकी कैलकुलेट होएगी, साथ में आपको ये भी पता चल गया कि आपने जो प्लान किया था काम उसके अकॉर्डिंगली हुआ है कि नहीं, बेटर काम हुआ है या खराब काम हुआ है, ये भी साथ साथ में इवैल्यूएट हो जाता है। अगली बात हमारी क्या है, अगर हम बात करें छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ईजी टू यूज मेथड होता है। बड़े आराम से छोटे छोटे जॉब्स जो उन्होंने करे हैं उसका खर्चा वो निकाल सकते हैं और उसके ऊपर प्रॉफिट कितना कमाए ये वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ईज ऑफ कैलकुलेशन यहां पर ज्यादा है। मार्जिनल कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो यहां पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, देखो मैंने बोला था ना आपको, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। प्रॉफिट चेंज होता रहता है, क्यों चेंज होता रहता है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमारी हमेशा हमारी सेम रहती है और जैसे जैसे आप यूनिट बढ़ाते जाते हो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हमारी कम होती जाती है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाती है, बराबर है ना। मैं टोटल फिक्स कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की बात कर रहा हूं। टोटल कॉस्ट तो सेम रहेगी, टोटल कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाएगी जैसे जैसे आप नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। इसलिए प्रॉफिट जो है सेम रेट से चेंज नहीं होता जिस रेट से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चेंज होता है ना। साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था सर, डिसीजन मेकिंग के लिए अच्छा होता है, ठीक है। यहां पर अंडर ओवर का अब्जॉर्प्शन निकालने का कोई झंझट नहीं होता, ठीक है। और सिंपल टू ऑपरेट ये भी है, सिंपल टू ऑपरेट तो दोनों ही कहा जाए तो, ठीक है ना। तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, इसमें इतना ही। अगले चैप्टर के अंदर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स की बात करेंगे, ठीक है। बड़ा जरूरी है बिकॉज आजकल के ज़माने के अंदर हम लोग कंप्यूटर के साथ ही सारा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसलिए उस एनवायरनमेंट को अच्छे से जानना जरूरी और वही हम सेकेंड चैप्टर के अंदर बात करेंगे।